नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। हाथ जोड़ के आप सबका आभार। आप सबके प्यार की बदौलत हम लोगों ने 3 मिलियन का सफ़र पूरा कर लिया। हमारे सब्सक्राइबर 30 लाख क्रॉस कर गए और ये केवल आपके प्यार के भरोसे हुआ है। ये प्यार बनाए रखिएगा। बात करते हैं आज की चर्चा की। हमारे यहाँ जोशी आते हैं, राजीव नारायण जी। आप देखते हैं उनके प्रोग्राम, बहुत पसंद करते हैं। संडे को मैं उनके साथ प्रोग्राम कर रहा था और जब चंद्रचूड़ जी ने शपथ ली थी तो उन्होंने मुझसे कहा था, आपको मेरे आप जाएंगे राजीव जी के प्रोग्राम में, तब पड़ा हुआ है कि चंद्रचूड़ जी की जो शपथ की समय है, तिथि है, उसके हिसाब से ये तय है कि चंद्रचूड़ के कुछ फैसले सरकार को हिला देंगे। अभी संडे को मतलब 2 दिन पहले मैं उनके साथ प्रोग्राम कर रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा कि संजय जी देख लीजिएगा कि 17 फरवरी के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खतरनाक हालात बन रहे हैं। 17 तारीख से इनके बहुत खराब दिन शुरू हो रहे हैं। मतलब अभी 2 4 5 दिन बीते केवल और सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ को लेके ऐसा ऐतिहासिक फैसला आया है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसे हालात हो गए हैं। पार्टी की इतनी शर्मनाक हालत कभी नहीं हुई। पार्टी का इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ। पार्टी ने साफ कर दिया कि नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से वो कितना गिर चुकी है, लोकतंत्र की हत्या कराने में कितना आगे है। आप सोचिए, 8 वोट कैंसिल कर दे रहा है निर्वाचन अधिकारी बैठ के, पीठासीन अधिकारी बैठकर, और कह दे रहा है कि बीजेपी का आदमी जीत गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब को सलाम करना चाहिए कि आज उन्होंने जो परिचय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उसने भारत में लोकतंत्र को प्रति लोगों का विश्वास फिर पैदा कर दिया। दुनिया भर से, ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से, अमेरिका से मेरे पास वो वीडियो आए, मेरे मित्रों ने भेजा और कहा कि भारत की कितनी मजाक उड़ रही है पूरी दुनिया में। आप सोचिए हम किस बात के लिए गर्व करेंगे। वो वीडियो जाहिर कर रहा है, वो वीडियो बता रहा है कि चुनाव को जीतने के लिए किस हद तक बेईमानी की जा रही है। और अब चंडीगढ़ की घटना के बाद सारी लड़ाई ईवीएम पर आकर रुक गई है। ईवीएम को लेके बड़ा प्रदर्शन हो रहा है 22 तारीख को, और प्रदर्शन में ये बात कही जाएगी कि चंडीगढ़ की बेईमानी साबित करती है कि सत्ता का सिर्फ चुनाव जीतना ही मकसद है। किसी भी तरह जीता जाए, लेकिन चुनाव जीता जाए। तो जाहिर है चंडीगढ़ की घटना ने ईवीएम के मुद्दे को भड़का दिया है। और अब राजीव जी का कहना है कि संभव है कि चंद्रचूड़ साहब फैसला दे दें कि वीवीपैट की पर्ची मिलनी चाहिए या ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ये मुद्दे इतने बड़े हो जाएंगे कि अब शायद कोई फैसला आ जाए। तो जाहिर अगर ये फैसला आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खतरनाक बात होगी। और देखिए, राजीव जी की बात से मैं रिकॉल कर रहा था, नेचर संकेत देती है। कभी कभी आपकी जिंदगी में अच्छा होना होता है तो अच्छी चीजें आती हैं, बुरा होना हो रहा था तो बुरी चीजें आपके पास में आती है। मैं देख रहा था, पिछले कुछ दिनों के फैसले पे देख रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो फैसला दिया वो बीजेपी के पसीने छुड़ा गया। हजारों करोड़ रुपए भाजपा को चंदे में कहां से मिले, किस कारपोरेट हाउस से मिले, ये सारा हिसाब देना पड़ेगा। तिल मिलाए मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट पे कुछ हल्की सी इनडायरेक्ट टिप्पणी करने की कोशिश की। दूसरा फैसला चंडीगढ़ के चुनाव को लेकर सामने आ गया। तीसरा, किसान उग्र हैं, आंदोलन पे उतारू हैं। इसका मतलब ये संकेत लगातार आ रहे हैं कि भाजपा के लिए सब कुछ आसान नहीं है, चीजें परेशान पैदा कर रही है। ये नेचर के संकेत हैं, और नेचर के संकेत तभी आते हैं जब आदमी इंतहा कर लेता है, जब आदमी अहंकार में डूब जाता है। इन तमाम विषयों पे हम बात करेंगे प्रोफेसर अभय दुबे जी से। जाने माने पत्रकार हैं, आप उनको टीवी चैनलों के शो में देखते रहते हैं, कई किताबें लिखी हैं, राजनीतिक और सामाजिक ज्ञान पे बहुत पकड़ है। चलते हैं सीधे अभय दुबे जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अभय जी के पास। अभय जी, स्वागत है आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क में। कमाल का सीन था सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ के चुनाव को लेकर। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी, लोकतंत्र का जो बलात्कार था, ऐसा दृश्य मुझसे बहुत ज्यादा अनुभव आपको है। कभी ईमानदारी से बताइए, कभी आपने कल्पना करी थी कि लोकतंत्र में इस तरह डाका डाला जा सकता है? और सुप्रीम कोर्ट में कभी आपने इस तरह की टिप्पणी सुनी थी? और उसके बाद जिस तरह का वातावरण बना, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे शर्मनाक बात कुछ और हो सकती है देश में? देखिए संजय जी, भारतीय जनता पार्टी के एक समर्थक पत्रकार जो कि दिन रात भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं और पूरी हिंदुत्व की राजनीति का समर्थन करते हैं, उनसे जब यही सवाल पूछा गया, लगभग इसी भाषा में जिस भाषा में आप मुझसे पूछ रहे हैं,
तो उन्होंने इसका क्या जवाब दिया, इससे आप अंदाजा लगाइए कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने की चोट कहां पे लगी है। तो उन्होंने कहा कि जब अहंकार बहुत बढ़ जाए और लालच भी साथ में बहुत बढ़ जाए, और जब ऐसा हो कि हम कुछ भी करें बच निकलेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तब पार्टियां इस तरह की हरकत करती हैं, जैसे कि चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने की। उनका मानना था कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी को इससे बड़ा झटका कोई नहीं लगा, और विपक्ष को खुद भारतीय जनता पार्टी ने ही ये मुद्दा थमाया है। तो ये उनकी टिप्पणी थी, जो कि हर बात में वो कोई तर्क ढूंढ लेते हैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए। दरअसल लोगों को तर्क नहीं, दलील नहीं मिल रही है। दलील जो दे रहे हैं वो दलील क्या है, जरा उसको सोचिए, उसको देखिए। वो कह रहे हैं कि साहब ये तो ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को वो संदेश खाली में जो हो रहा है उसका भी संज्ञान लेना चाहिए। तो उनसे कहा गया भाई इन दोनों बातों का, सब लोग ये कह रहे हैं, सारे भाजपा, देखिए, एक तो भाजपा का आधिकारिक प्रवक्ता नहीं जा रहा है टीवी पे, किसी चैनल पे नहीं जा रहा है। जो आ रहे हैं वो अनधिकृत प्रवक्ता हैं, जो निष्पक्ष समीक्षकों और राजनीतिक समीक्षक की शक्ल के तौर पे आते हैं, लेकिन करते हैं भाजपा की पैरोकारी। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि संदेश खाली का ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस प्रकार की बात कह रहे हैं। फिर जो सबसे बड़ा सवाल है वो महत्वपूर्ण ये है कि ये जो मसीह है, इसका मसीहा कौन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिरकार किसने करवाया ये काम, ये भी एक सवाल है। कि जब भाजपा का मेयर बन गया, धोखाधड़ी से मेयर बन गया, उसके बाद फिर अमित शाह ने पंजाब के गवर्नर को, जो कि चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज भी होते हैं, बनवारी लाल पुरोहित को बुलाया, उनसे अमित शाह की बातचीत हुई। फिर अचानक बनवारी लाल पुरोहित ने बिना किसी कारण के राज्यपाल पद से त्याग पत्र दे दिया। तो ये सब बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। आखिरकार जो चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव की प्रक्रिया जो चल रही थी, वो चुनाव आयोग के नेतृत्व में नहीं चल रही थी, वो चंडीगढ़ प्रशासन के नेतृत्व में चल रही थी। उसकी जिम्मेदारी राज्यपाल की तरफ जाती। तो ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये पता लगाना कि आखिरकार ये जो मसीह नाम के सज्जन थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ मुकदमा चलाने की बात कही है, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के 8 जो मतपत्र थे, उन 8 मतपत्रों को नाजायज रूप से विकृत किया, उनके ऊपर निशान लगाए और उनको खारिज कर दिया ताकि भाजपा का उम्मीदवार जीत सके। इस व्यक्ति के पीछे किसका हाथ है? देखिए, एक पूरी योजना थी, सब लोग जानते हैं। ये चुनाव होने वाला था, लेकिन मसीह साहब की तबीयत खराब हो गई, फिर ये चुनाव टाला गया, और उसके बाद बाकायदा नियोजित तरीके से सब ये काम हो रहा था, जिसमें मसीह साहब उस घेरे में बैठ के सब काम कर रहे थे। सामने बैठा हुआ एक आदमी था जो भाजपा का था, वो हाथ हिला हिला के तमाम तरह की इशारेबाजी कर रहा था। पूरी तरीके से वो वही सारी परिस्थिति, कैमरा हर एक को कंट्रोल कर रहा था। एक खास समय पे कैमरा बंद हो जाना था। इत्तेफाक की बात, भाजपा का दुर्भाग्य है कि उस खास समय पे कैमरा बंद नहीं हुआ। कैमरा बंद हुआ कि नहीं हुआ, इसी को देखने के लिए मसीह साहब मुड़ के देखते हैं। तो ये सारी की सारी जो पूरी प्रक्रिया चल रही थी, ये एक साजिश थी। उस साजिश का पर्दाफाश हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कील ठोक दी है, और अब विपक्ष के हाथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। विपक्ष इस मुद्दे को ले उड़ा भी है। अरविंद केजरीवाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जरा उसको भी देखिए। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर ये कहा कि जब 25% वोट यहाँ पर फर्जीवाड़ी किया जा सकता है, तो अभी 94 करोड़ वोट पड़ेंगे लोकसभा के चुनाव में, उसका 25% का भी फर्जीवाड़ा किया जा सकता है। तो अब बहुत सारी चीजों पे सवाल खुल गए। आपने एक बात कही कि अब ये बात जानना जरूरी है कि इसके पीछे कौन है। आपको अभय जी लगता है कि 150 करोड़ की देश की आबादी में कोई बच्चा भी ऐसा होगा जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसके पीछे कौन था? सब लोग जानते हैं, सवाल साबित करने का है। हर व्यक्ति जानता है, सवाल साबित करने का, उसको अदालत के कटघरे में खड़ा करने का और सजा दिलवाने का काम है। चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे वो कोई भी हो, उसका ये असली मुद्दा इस बात का है। जिस तरीके से ये किया गया है वो अपने आप में बहुत ही आप देखिए ना, जब मसीह साहब से भारत के मुख्य न्यायाधीश सवाल पूछ रहे थे, उस वक्त मसीह के बगल में कौन खड़ा हुआ था उनकी वकालत करते हुए? बताइए आप। भारत के अटॉर्नी जनरल खड़े हुए, मुकुल रोहतगी, भारतीय जनता पार्टी के तुषार मेहता शायद खड़े हुए थे उसमें। शायद तुषार मेहता या रोहतगी में थे। हाँ, तुषार मेहता खड़े हुए थे। तो आप सोचिए ना, भारत सरकार उस व्यक्ति का बचाव कर रही थी,
जिसने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में, भारतीय चुनाव प्रणाली के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा बदनाम और बदसूरत फर्जीवाड़ा किया। सीधे से वो तो सब बिल्कुल साफ है, कौन किसके तार किससे जुड़े हुए हैं साफ है। लेकिन इसके बावजूद भी, ये साफ होते हुए भी, जिस तरह मसीह पकड़ा गया है उसी तरीके से बाकी लोगों का पकड़ा जाना भी जरूरी है। उसकी जांच पड़ताल कैसे होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर कोई सरकार जिसको चुनाव प्रणाली की निष्पक्षता में और निष्पापता में दिलचस्पी होती, जो भारत की चुनाव प्रणाली की साख की रक्षा करना चाहते, तो वो खुद ही वैसे लोगों को खोद के लाते, उनको अदालत के सामने खड़ा करते जिन्होंने ये साजिश की है, उनको पार्टी से एक्सपेल किया जाता, तब पार्टी अब इस आरोप से बरी हो पाती। अभी तो सवाल ये है कि भाजपा के लोग लगातार इसकी लीपापोती करने में लगे हुए हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है, लेकिन उसके बाद तो लीपापोती शुरू हो जाती है। इसका लेकिन बचाव तो आपको कर नहीं लगता है, सकता कोई। अबे जी, लगता है आपको कि लीपापोती हो पाएगी? क्योंकि ये इतनी तेजी से वायरल हुआ है। आपको तो मैं 1 घंटे के अंदर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, मेरे 2-3 दोस्तों ने मुझे फोन किया कि भारत का ये वीडियो यहाँ वायरल हो रहा है, यानी पूरी दुनिया में वायरल हुआ है ये, क्योंकि नहीं, घटना वो जब मैं लीपापोती कह रहा हूं तो मेरा मतलब ये नहीं है कि इसको उस तरह से रोका जा सकता है। वो तो देखिए, कानून। जो बदनामी बदनामी तो लगातार होगी और अभी बहुत दिन तक होती रहेगी बदनामी, और ये एक नजीर बन गई है। ये तो हमेशा इतिहास में दर्ज हो गया है ना, ये तो अब इतिहास में दर्ज हो गया है। मतलब भाजपा के सवाल ये है कि भाजपा के पैरोकार क्या कहें इस सवाल पे। हाँ, और ठीक फिर बात वो है, कहने संदेश, की बचा बचता भी क्या है? जी जी, बस कहने के वही लिए कर बचता रहे हैं, वही कर रहे हैं, वो कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। बचता भी क्या है? बिल्कुल ठीक बात। और लेकिन अभय जी, दूसरी ओर जो गोदी मीडिया है, सरकार की गोद में बैठा हुआ जो मीडिया है, वो इस मसले को कम से कम दिखाने के फेर में है। इस मामले में मैं कहूंगा कि संदीप चौधरी जो एबीपी चैनल के हैं, उन्होंने बाकायदा ग्राफिक तरीके से 3-4 प्रोग्राम एक के बाद एक किए इसके ऊपर, और वो पूरे क्लिप्स वगैरह लोगों को दिखाए, हाँ, और सबको मैंने देखा था वो एक शो। चीज उसको और दिखाई उसके शानदार शो अंदर। था, आप भी हाँ थे उस हाँ, एबीपी में, मैंने देखा भी जी था। मैं एक चीज़ अभय जी जानना चाहता हूँ कि जी। ज़रूरत क्या थी? एक चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव था, क्या ज़रूरत थी कि नाम मोदी का, नाम शाह का आ रहा है? इतने इसमें एक हुआ चुनाव में ये, जहां तक नाम मेरा आसान। अंदाज है, अनुमान लगा रहा हूं मैं, हुआ ये कि राघव चड्ढा ने एक बयान दे दिया। राघव चड्ढा ने बयान दे दिया कि चंडीगढ़ में इंडिया गठबंधन की जीत होगी। हुँ, राघव चड्ढा ने बयान दे दिया कि इंडिया गठबंधन की जीत होगी, इस बात से भाजपा डरी हुई है, इसलिए वो चुनाव टाल रही है। हुँ। तो भाजपा वालों ने सोचा कि इंडिया गठबंधन की जीत हम किसी तरीके से नहीं होने देंगे, तो इसलिए ये सब फर्जीवाड़ा किया गया। और ये सब वो भूल गए कि मतलब सारा इंतजाम कर लिया था उन्होंने। उन्होंने एक ऐसा इंतजाम कर लिया था कि इस फर्जीवाड़े का सबूत नहीं मिलता। इत्तेफाक से अगर वो उनकी योजना के मुताबिक जो कैमरा था, वो कैमरा उस वक्त बंद हो जाता थोड़ी देर के लिए, 5-7 मिनट के लिए, जबकि वो 8 मतपत्रों को इनवैलिड कर रहा था। संयोग से या भाजपा के दुर्भाग्य से वो कैमरा बंद नहीं हुआ, और उसका जो जितना पूरा फुटेज था वो मीडिया को मिल गया। उसके बावजूद भी उसको छुपाने की कोशिश हुई, लेकिन कुछ पत्रकारों ने उसको नहीं छुपने दिया, उसको ले आए सामने वो। अबे जी, एक संदेश और जाता है कि चाहे वो फिर चंडीगढ़ हो या फिर दूसरी जगह हो, कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में इस तरह के हथकंडों का या तो इस्तेमाल करती रही है या करना चाहती है। जिस तरह ईवीएम को लेके देश भर में विरोध हो रहा है, दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह बात की जा रही है, उसी दौर में ये बात सामने आ जाना, इसका मतलब ये तो सवाल खड़े हो गए कि चुनाव में कहीं ना कहीं षड्यंत्र किए जाते हैं, चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। तो एक बड़ा दाग तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लग गया। अब सवाल क्या ईवीएम पर खड़े नहीं होंगे? नहीं, लग चुका है। इससे ईवीएम के ऊपर जो सवाल लोग उठाते थे, उनको और ज्यादा, उनको वो जोश में और ज्यादा उस सवाल को उठाएंगे। दरअसल पूरी लोकसभा चुनाव की जो पूरी कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई को अब चुनाव आयोग को और ज्यादा सतर्कता से चलाना पड़ेगा। जरा भी कोई लापरवाही हुई तो फौरन उस घटना को लोग इस घटना के साथ जोड़ेंगे, और फिर मामला तूल पकड़ेगा। एक बार जब किसी चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह लग जाता है, तब फिर वो संदेह एक तरह की कॉन्स्पिरेसी थियरीज में बदल जाता है। लोग फिर तरह तरह की थियरीज निकालते हैं, फिर अफवाहें उड़ती हैं, ये सब कुछ होगा। और भारतीय जनता पार्टी, आपने सही कहा, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो एक अमिट दाग लग चुका है उसके दामन पर। ये बिल्कुल उसी तरह का दाग है जैसा कभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रिश्वत लेते हुए, कैश लेते हुए पकड़े गए थे। वो दाग आज तक नहीं मिटा है। लोग कह ही देते हैं कि ये बाग बंगारू लक्ष्मण की पार्टी है।
लेकिन वो फर्क क्या है कि 3 लोग तोड़ लिए आम आदमी पार्टी के। अब आपको क्या उससे लगता है कोई कि फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई कोशिश फर्क नहीं पड़ता। मैंने वो अपने मित्र एक वकील से बात की है कि वो फर्क तब पड़ सकता था जब सुप्रीम कोर्ट कहता कि दोबारा चुनाव हो, तब वो 3 लोग जो तोड़ लिए हैं तब ये लोग जीत सकते थे उसके जरिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो जो मेयर बन गया है वो मेयर बन गया है, और वो 6 महीने तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। 1 साल के लिए मेयर बनता है तो 6 महीने तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अब तो 6 महीने तक तो न्यूनतम मेयर है ही वो। तो अब तो बस यही यही बचा है कि मेयर साहब को ही पार्टी में ले आओ। तो ये यही चारा बचा है कि भाई नहीं, वो मेयर करने के लिए देखिए, भारतीय भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। आप उसकी सीमा की, उसकी जो लिमिट्स हैं क्या, सत्ता को प्राप्त करने की जायज नाजायज कोशिशों की जो सीमा है, वो सीमा अभी तक निर्धारित नहीं हुई है। वो कहां तक जा सकती है, ये जो पूरा दावा है कि हम मतलब भाजपा में होता क्या है, आप देखिए ना, नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं, उनको एक बड़ी विशाल माला पहनाई जा रही है। अब उस विशाल माला में एक तरफ से नड्डा साहब घुसने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ से राजनाथ सिंह जी घुसने की कोशिश करते हैं, और वो अमित शाह जो है दोनों को उस माला से बाहर करते हैं। अब मैंने ये देखिए, ये दृश्य भी ऐतिहासिक है। सही बात आप है। उनके चेहरे देखिए, इन वरिष्ठ नेताओं के। राजनाथ सिंह ने तो खुद ही पहन ली थी माला, फिर वो माला से हटाया गया, निकाले गए। आप उनका मन जो है ना, उनके चेहरे पर अंकित है। बिल्कुल ठीक है। और इस उनके तरह के मन के भाव, 3 इन लोगों के मन के भाव उनके चेहरे पर अंकित है। सही बात है। इस ये तरह आप के देखिए। 3 वाक्य याद आते हैं मुझे। एक बार डिफेंस का कोई कार्यक्रम था, राजनाथ सिंह प्राइम मिनिस्टर के संग-संग चले जा रहे थे। इशारा हुआ और सिक्योरिटी वाले ने कहा कि आप साइड में आइए, मतलब रुक जाइए, आप मत जाइए साथ-साथ। हाँ। डिफेंस का प्रोग्राम, पहली बार डिफेंस मिनिस्टर को रोक दिया गया। दूसरा, आपको याद होगा जेपी नड्डा एक संग-संग चले जा रहे थे, अमित शाह ने धक्का दे दिया उनको कि आप रुक जाइए, आप प्राइम मिनिस्टर के फ्रेम में नहीं आइए। राम मंदिर का उद्घाटन था और पुजारी आगे खड़े हो गए, योगी आदित्यनाथ फ्रेम में नहीं आ रहे थे। हाँ। मतलब फ्रेम से मैंने तो कल आज सुबह एक इस तरह का क्लिप देखा जिसमें अमित शाह नड्डा एक कुर्सी बैठने जा रहे हैं, तो वो हाथ पकड़ के उनका वो दूसरी जगह ले जाके बैठा देते हैं, वो प्रधानमंत्री आपने कार्यक्रम। मतलब ये जो हो आपने रहा है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है भाई। इंदिरा गांधी भी बहुत बड़ी नेता थी। इंदिरा गांधी के सामने लोगों की घिग्गी बन जाती थी। उनको पूरी कैबिनेट का अकेला मर्द कहा जाता था इंदिरा गांधी को। इस कैबिनेट में एक ही मर्द है, वो है इंदिरा गांधी, ये कहा जाता था। मतलब इतनी उनकी जबरदस्त वो थी। लेकिन कभी इस तरह से नेताओं के साथ किया गया हो, और ये सब चीजें जो है ना, ये कुल मिलाकर पार्टी के भीतर भी बहुत बुरा संदेश देती है। ये क्लिप केवल हम ही लोगों ने थोड़ा देखे हैं, ये सही पार्टी, बात, इसमें लाखों लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं समर्थकों ने भी इन क्लिपों को देखा होगा। बिल्कुल ठीक तो बात उनको है। लगा होगा कि भाई क्या हो रहा है। ये तो कोई राजनीति नहीं है। जो प्रधानमंत्री होता है तो फर्स्ट अमंग द इक्वल्स होता है, इक्वल होता है। सही प्रधानमंत्री बात सब लोग कैबिनेट के बराबर होते हैं, उनमें उसका स्थान पहला होता है। है। एक ये जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जाता था कि वो फर्स्ट अमंग द इक्वल्स हैं। हाँ, लेकिन लेकिन फिर यहाँ जो हो रहा है वो तो अभूतपूर्व है। जब डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट के अंदर एक आदमी सीना ठोक के कहता है कि एक अकेला सब पर भारी, तो सब में तो उसकी पार्टी के नेता भी आते हैं, राजनाथ भी आते हैं, गडकरी भी आते हैं, सब योगी आते हैं, आदित्यनाथ। सब आते हैं। भाजपा के अंदर जो ग्रुप है पूरा का पूरा, जो जिसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और होनी भी चाहिए। पार्टी राजनीति में जो कोई आता है महत्वाकांक्षा लेके आता है शीर्ष शीर्ष पद तक पहुंचने की, वो सब लोग उसके, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये केवल विपक्ष के ऊपर ही, या विपक्ष के ऊपर तरफ इशारा नहीं है, तो सबके ऊपर तो भाजपा में भी सभी लोग आते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन ये दौर अब एक खतरनाक मोड़ की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है कि अगर ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यही कह दिया कि वीवीपैट की पर्ची मिलनी चाहिए, तो क्या लग रहा है कि चुनाव पे असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, अब इसमें सवाल इस बात का है कि विपक्ष इस मुद्दे को किस तरीके से इस्तेमाल करता है। अगर विपक्ष इस मुद्दे के सहारे कि भाई चुनाव में एक धांधली होने के अंदेशे पैदा हो गए हैं, वो न्यायपालिका की मदद लेता है, वो क्या करता है, वो सड़कों पे उतरता है, वो किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को उठाता है और उसको लोकसभा के व्यापक और बहुत बड़े चुनाव से उसको जोड़ता है। अब कहने के लिए सही बात है कि ये एक बहुत छोटा चुनाव था, कुल 36 मतपत्र थे इसके अंदर। अच्छा, और ये चुनाव ईवीएम से भी नहीं हो रहा था, ये चुनाव तो बैलेट पेपर से हो रहा था। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसमें विपक्ष को इस चुनाव को लोकसभा चुनाव से जोड़ने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन यही इसी तरह के मौकों का इस्तेमाल करना चाहिए और कुछ ना कुछ तो बात को आगे बढ़ाना चाहिए।
अभय जी, आप ईश्वर को शायद मतलब मानते नहीं है, पूजा पाठ करते नहीं है, तो इसलिए आपका चीज़ों में संयोग, आपका इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं आप। लेकिन मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूँ कि कभी-कभी घटनाओं के, जो आदमी ईश्वरवादी है, जो ज्योतिष में यकीन करता है, तो भाग में यकीन करता है, आप कल्पना करिए कि मेरा एक ज्योतिषी का प्रोग्राम होता है। उन्होंने जब चंद्रचूड़ जी ने शपथ ली थी, तो उन्होंने कहा था कि चंद्रचूड़ के फैसले सरकार को हिला देंगे। अभी मैं संडे को प्रोग्राम कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि 17 फरवरी से भारतीय जनता पार्टी के बहुत खराब दिन शुरू हो रहे हैं। वो बहुत बड़ी अच्छा। घटना होने वाली, संडे को उन्होंने कहा। अब मैं, आप इससे संयोग होके देखिए कि 2-3 घटनाएँ चुनाव से 2 महीने पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल पसीने-पसीने सुप्रीम कोर्ट पे कटाक्ष करना प्रधानमंत्री का, अचानक किसानों का उग्र होना, किसान आंदोलन करना, मैनेज ना होना, और तीसरा चंडीगढ़ का चुनाव। ये क्या नेचर भी संकेत कर रही है कि लगातार अब मामला कुछ पक गया है, अब कुछ चीजें हो रही हैं? ये बात सही है कि 3 चीजें एक साथ हुई हैं। उसमें एक बहुत बड़ा जन आंदोलन है, जिसमें खतरा ये है कि सरकार जरा भी चूकी, किसान दिल्ली में घुस आएंगे और फिर चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। इसीलिए सरकार ने जो नाकेबंदी की है उसका यही कारण है। और दूसरे ये दो फैसले अदालती, ये आपने बिल्कुल सही जगह उंगली रखी है। मुझे लगता है ये है कि अगर ये चीजें, असल में दिक्कत क्या है संजय जी, कि ये पहली बार नहीं है कि मोदी की तरफ से विपक्ष को मौके दिए गए हैं। विपक्ष को बहुत से मौके दिए गए हैं, विपक्ष उन मौकों का लाभ उठाने से चूक जाता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में थी, उसको जो मौका मिलता था तो उसका लाभ उठाने से नहीं चूकती थी। ये है ये बात। हमेशा सवाल मैं तो जब इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बात आई थी, तब भी मैंने टीवी पे भी कहा था कि विपक्ष इसका किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, सरकार किस तरीके से इससे बचने की कोशिश करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अभी चंडीगढ़ वाला मसला आया है, इस मसले का आप, इलेक्टोरल बॉन्ड वो भी एक तरह के चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली बात थी। चंडीगढ़ का मसला भी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली बात है। जो ईवीएम के ऊपर संदेह है तरह तरह के, वो भी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने से जुड़े हुए हैं। प्रश्न ये है कि इन सब बातों को एक दूसरे से गूंथा कैसे जाए, ये एक मसला है। इसके लिए विपक्ष के पास क्या कोई रणनीति है? विपक्ष के पास कोई ऐसा स्लोगन है? क्या उनके पास ऐसे जोशीले कार्यकर्ता और स्थानीय स्तर के नेता हैं जो इस सवाल के ऊपर हंगामा खड़ा कर दें? ठीक बात है। लेकिन एक चीज और है, एक किसान की मौत हो गई है, वजह सामने नहीं आई है, लेकिन इस आंदोलन में मौजूद था वो किसान की मौत हुई है। पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था, 700-800 किसानों की मौत हो गई थी एक साल की अवधि के दौरान। किसान जिस हिसाब से नाराज हैं, आप उनको रोकोगे वो बाड़े तोड़ेंगे। अब तो वो जेसीबी मशीन, पुलर मशीन सब लेके चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। आप एक सीमा से ज्यादा बल प्रयोग करोगे, जैसे आपने ड्रोन से, आपने उन पे गोले चलाए, उन्होंने पतंग से ड्रोन ही गिरा दिए। वो वहां के सिर्फ मजबूत किसान हैं। और दूसरा, जो बदनाम नेता है, किसान नेता, उनको किनारे की टिकट साहब की एंट्री नहीं है वहां पे अभी तक इतनी फुल फॉर्म में। तो किसान मूवमेंट अगर बढ़ा, आप दिल्ली में घुसने रोकने की कोशिश करोगे और वो विद्रोही हुए, आपने बल प्रयोग किया, ये बल प्रयोग नहीं किया, वो दिल्ली में घुस आए। दोनों स्थितियों में मोदी सरकार के सामने बेहद खतरनाक हालात आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे? चुनाव से पहले देखिए, किसानों, अगर किसान आंदोलन को ये नियंत्रित नहीं कर पाए इस बार, अगर किसान आंदोलन को नियंत्रित नहीं कर पाए तो हालात इस तरह के हो जाएंगे जो उन पे संभाले फिर नहीं संभलेंगे। फिर किसानों के ऊपर खिलाफ बल प्रयोग इन्हें करना पड़ेगा, और उस बल प्रयोग से लोग मरेंगे, खून बहेगा, कुछ भी हो सकता है। वो एक बहुत ही भयानक स्थिति बन सकती है, और सरकार भी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है। मैं समझता हूं कि सरकार जो है वो इस वक्त काफी, जिसे कहते नहीं है कि काफी सतर्क है, और दम साधे हुए वो ऐसी किसी परिस्थिति बनी मन मना रही है कि ऐसी कोई परिस्थिति पैदा ना हो। हम सब लोगों को भी दम साध के ही इस चीज को देखना चाहिए। अबे जी, बड़ा खतरनाक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। जी। आपने कहा कि अगर किसानों के अंदर घुस आए, बल प्रयोग किया, खून बहा, तो एक ऐसी स्थिति हो जाएगी जो संभाले नहीं संभलेगी। और ये बात जाहिर है कि अगर किसानों पर बल प्रयोग किया गया तो पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। चुनाव से पहले बड़ा आंदोलन खड़ा होने का मतलब कि मोदी सरकार की सत्ता जाना। सवाल मेरा ये है कि क्या लगता है आपको मोदी जी इतनी आसानी से सत्ता जाने देंगे? और नहीं जाने देंगे तो क्या देश एक बार फिर क्या आपातकाल की तरफ बढ़ सकता है?
देखिए, मैं अभी इस हद तक तो जाके नहीं सोचता कि ये सब घटनाक्रम यहाँ तक पहुंचेगा। ये घटनाक्रम ना आए यहाँ तक पहुंचे, इसके लिए सरकार ने पहले से बहुत पेशबंदी कर रखी है, बहुत तैयारी कर रखी है सरकार ने। ये देखिए, मैं तो बिल्कुल जो गाजीपुर बॉर्डर है उससे मैं 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर रहता हूँ, और मुझे रोज गाजीपुर बॉर्डर क्रॉस करके ही दिल्ली जाना पड़ता है, और आते वक्त भी गाजीपुर बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है। तो वहां क्या इंतजाम है, ये सब रोज मेरी आंखों के सामने से गुजरते हैं। उसके बाद दूसरी बॉर्डर्स पे क्या इंतजाम है, उनकी भी हम लोगों को जानकारी है। इस बार सरकार ने जो इंतजाम किए हैं वो इंतजाम बहुत ज्यादा पुख्ता है। मुझे नहीं लगता कि सरकार किसी भी किसान को वास्तव में अंदर घुसने देगी, और जो कुछ भी होगा वो दिल्ली, जो कुछ भी किसानों के साथ जो सरकार की टक्कर होगी, झड़प होगी, वो दिल्ली की सीमाओं से बाहर होगी, दिल्ली में वो नहीं होगी झड़प। और एक और बात है ना कि सरकार और भी कई तरह के दांव घात चल रहे हैं। देखिए, हरियाणा की किसान यूनियन है, इसमें भाग न लें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इसके अंदर भाग न लें, और ये उत्तर प्रदेश में तराई से किसान इसके अंदर भाग लेने ना आए। आपको याद होगा पिछली बार किसान आंदोलन में ये सब लोग थे उसके अंदर। केवल ये आंदोलन पंजाब के किसानों का ही बन के रह जाए, एक तो पहली कोशिश ये है। दूसरी कोशिश ये है कि 3-3 कैबिनेट रैंक के मंत्री लगा रखे हैं सरकार ने, वो लगातार कई दौर की बातचीत चला ही रहे हैं। अच्छा, जो आंदोलनकारी होते हैं, आंदोलनकारी भी परिस्थिति को, जब हिंसा होने लगती है दो तरफा, तो वो केवल सरकार के ही हाथ से मामला नहीं निकलता, बल्कि आंदोलनकारियों के हाथ के नेताओं के हाथ से भी मामला निकल जाता। वो एक तरह से उनकी भी कमी के रूप में उनको देखा जाता है। तो ये भी एक समस्या है। आंदोलनकारी किस नेता भी नहीं चाहते कि इस तरह की घटना हो। तो ये एक तरह का ऐसे वॉर ऑफ एट्रीशन कहते हैं ना, आप एक दूसरे की आंखों में डाल के देख रहे हैं कौन पहले पलक झपकाता है, ये चल रहा है। किसान आंदोलन और सरकार एक दूसरे की आंखों में डाल के इस वक्त देख रहे हैं इसका पलड़ा भाग। अबे जी, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की तरफ आता हूँ। क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन क्या टूट गया, क्योंकि आज फिर सीटें डिक्लेयर कर दी। अखिलेश यादव ने वो शामिल नहीं हुए न्याय यात्रा में, उन्होंने कह दिया पहले बट सीटें तय हों, वरना हम ये न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। देखिए, कमोबेश कोई इसकी घोषणा तो नहीं होगी कि अब गठबंधन टूट गया है, लेकिन कमोबेश गठबंधन होने की कोई परिस्थिति नजर आती नहीं। जो सीटें कांग्रेस मांगने की जिद कर रही है, वो समाजवादी पार्टी उसको देगी नहीं। समाजवादी पार्टी वो सीटें कांग्रेस को दे देगी तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी होकर इस दबाव में क्यों आएगी? तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। जो कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व है, चाहे बंगाल हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, वो स्थानीय स्तर पे अपनी दुकान बनाए रखना चाहता है, चलाना चाहता है। इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस को ही दिलचस्पी नहीं है गठजोड़ बनाने में। ये क्या कांग्रेस का ये आत्मघाती कदम नहीं है उत्तर प्रदेश में? मुझे तो लगता है कांग्रेस पूरे देश में ही आत्मघाती खेल खेल रही है। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन बना के जो एक बेहतरीन और शानदार शुरुआत की थी, उससे मुझे लगा था कि इस पार्टी का भविष्य उज्जवल है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जो विपक्ष की राष्ट्रीय एकता थी, उसका ग्राफ गिरा है, और उसमें जो कांग्रेस की भूमिका है, उससे मैं बहुत ही निराश हूं। मेरा मानना है इस सब ये करके कांग्रेस ने लोकतंत्र को बहुत क्षति पहुंचाई। तो ठीक है, एक आखिरी सवाल, इन परिस्थितियों में आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री क्या स्टेप लेंगे कि खोई हुई साख वापस आ सके? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से और भारत में क्या लेंगे स्टेप, ये तो मैं नहीं कह सकता। क्या उन्हें करना चाहिए, मैं ये कह सकता हूँ। मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि उसकी जो चंडीगढ़ में जो हुआ, उसकी उस गलती में वो भी कुछ शामिल है, और वो इसके लिए सारे देश से उनको क्षमा मांगनी चाहिए। एक बार अगर वो ऐसे क्षमा मांग लें वो लोग, जो कुछ हुआ है उसमें हम पता लगा रहे हैं किसकी इसमें जिम्मेदारी है, और हम उन सब लोगों का खोज के खुद देश के सामने पेश करेंगे। ये काम सरकार का है भाई। देखिए, नरेंद्र मोदी की साख, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुन लिए गए तीसरी बार, और और ज्यादातर लोगों को ये लगा कि भाई चुनाव प्रक्रिया सही नहीं थी, इसके अंदर घपले थे, तो प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी साख पर भी सवालिया निशान लगेगा, जैसा पाकिस्तान में हुआ, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। तो आप देखिए, इस तरह की घटना होती है, उसमें भाजपा वाले उसमें लीपापोती करने की कोशिश करते हैं, सारी दुनिया में बिजली की तरह घटना ही फैलती है, और इस तरह के तर्क दिए जाते हैं कि वो संदेश खाली में क्या हो रहा है उसकी तरफ देखिए। संदेश खाली का इस घटना से क्या मतलब है?
कोई सही आपस बात में है। कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में बात है। संदेश हाँ, खाली जी को इलेक्टोरल प्रोसेस दांव पे थोड़ा लगा हुआ है। भ्रम वो भ्रम दूसरा को मसला है। भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है, और जी। लेकिन लोकतंत्र मजबूत है, लोग समझते हैं, लोग जानते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया अभय जी, हमसे जी। विस्तार से राजनीति की बातें करने के लिए। कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद। तो ये थे अभय जी। अभय जी ने विस्तार से बताया कि भाजपा कितने बैकफुट पर है। अगर विपक्ष मजबूत होगा तो भाजपा के लिए ये बहुत असहज और परेशान करने वाली स्थिति होगी। आपका क्या है इस विषय पर सोचना? अपनी राय से अवगत कराइएगा। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।